ठीक है। चलो, तो आज हम गुड इवनिंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जीओसी मैंने खत्म किया, नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा आसान टॉपिक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका जीओसी के बाद दूसरा टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आपके हाइड्रोकार्बन जैसे नाम ही से समझ आ रहा है, हाइड्रो प्लस ऑफ योर कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन जो कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके? हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन मेरे कितने तरीके के होते हैं? दो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपके क्या कार्बन की बात करता है तो हम दो तरीके के हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर मैं सिंपली कहूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, यानी क्या होते हैं आपके? एल्केन होते हैं। और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड वाले होते हैं, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या होते हैं आपके? अनसैचुरेटेड होते हैं। बेसिकली इनमें कौन से आते हैं आपके? एल्कीन और क्या आते हैं? एल्काइन आते हैं। एल्कीन और एल्काइन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, और अनसैचुरेटेड वाले जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले वो क्या होते हैं आपके? एल्कीन या एल्काइन कहलाते हैं। बेसिकली एक और बात हमको यहाँ पे समझनी है, एल्केन जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम पैरीफीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरीफीन्स भी कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे पैराफिन्स कहलाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे क्या कहलाते हैं? ओलिफिन्स कहलाते हैं। पैराफिन्स का पैरा मतलब होता है, पैरीफिन्स का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। और ओलिफिन का मतलब होता है मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब हो गया है आपके पैराफिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड आपके ओलिफिन्स होते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके ओलिफिन्स हो गया है, और पैराफिन्स मेरे क्या होते हैं? एल्केन को मैं पैराफिन्स भी कहता हूँ। पैराफिन्स का मतलब होता है आपका लेस रिएक्टिव। एक तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे समझा ओलिफिन्स और पेरिफिन्स का। ओलिफिन्स और पेरिफिन्स का एक बात हमने यहाँ पे समझी। अब हमको एक और चीज समझनी, अगर मुझे पहले आपने ये लिख दिया होगा, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं थी, आपको सब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ खास बात थी नहीं। अब जो अगली खास बात है जो मुझे आपको बतानी है वो है किसके बारे में? सैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जो कंबस्टन होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन क्या होता है? कंबस्टन क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन कंप्लीट होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर मैं कंबस्टन की बात करूं तो उनका कंबस्टन क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। अब ये कंबस्ट एक और टर्म आता है कंबस्टन। कंबस्टन मतलब हो गया है आपका बर्निंग इन द एयर। बर्निंग इन द एयर। बर्निंग कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग इन द एयर। बर्निंग इन द एयर मतलब, अगर देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर आप क्या करें, मैं आपको दो तीन फ्यूल, अच्छा, हाइड्रोकार्बन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल्स। दे आर यूज एज ए फ्यूल्स। इनका इस्तेमाल किसके बतौर किया जाता है? फ्यूल इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। अब बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, एक एग्जांपल दो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करनी है? लकड़ी को जलाना है, अगर आपको कोयले को जलाना है, आपको फिर डीजल को जलाना है, और आपको पेट्रोल को जलाना है,
पेट्रोल को जलाना है और एलपीजी को जलाना है, एलपीजी को जलाना है। तो इन ये देखो ये सभी क्या है, फ्यूल्स है, ये सभी फ्यूल्स है ना। तो लकड़ी को अब जब जलाते हो और एलपीजी डीजल सब में अंतर क्या हो, जब आप चूल्हे में खाना बनाते हैं आग तो वहां भी जलती है, और एलपीजी गैस पे आप खाना बनाते हैं आग वहां भी जलती है। अंतर क्या है, एलपीजी पे जब आप खाना बनाते हैं तो धुआं क्या निकलता है, धुआं कम निकलता है, धुआं क्या निकलता है, कम निकलता है, जबकि लकड़ी के साथ क्या क्या होता है आपका, धुआं ज्यादा निकलता है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज जल रही है अगर वो पूरी तरीके से जलेगी तो वहां पे जो फॉग होगा या धुआं जो होगा, स्मोक क्या होगा, वो कम से कम होगा, स्मोक कम से कम होगा, और फ्लेम क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। मतलब कंप्लीट कंबस्टन का ये मतलब है अगर कोई चीज पूरी तरीके से बर्न होगी, पूरी तरीके से अगर कोई चीज जलेगी, तो इस बात का ये मतलब, अब देखो इसका क्या मतलब है, जरा ये देखते हैं। कंप्लीट कंबस्टन का मतलब क्या होगा, इनमें जो आग होगी, आग जो होगी, फ्लेम जो होगी, फ्लेम क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्लेम ज्यादा होगी, मोर होगी, और जो स्मोक होगा या स्मोक क्या होगा, लेस होगा। जैसे एलपीजी जलती है तो धुआं कम निकलता है, जबकि आपकी आग जो फ्लेम होती है वो ज्यादा जलती है। इसीलिए मतलब कोई चीज पूरी तरीके से जल रही है, जैसे आपके पास एक सूखी लकड़ी है और एक गीली लकड़ी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा कौन जलेगी, आप कहोगे कि सूखी लकड़ी जलेगी। क्यों, कोई लकड़ी पूरी तरीके से जल रही है, इसका मतलब यह है कि उसमें धुआं कम से कम निकलेगा। अब मैं आपको कहूं कि आपको कोयला जलाना है, जैसे आप डीजल लेते हैं और पेट्रोल लेते हैं, तो डीजल वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें धुआं क्या होता है, ज्यादा होता है, पेट्रोल की गाड़ियों में धुआं क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ सीएनजी, कंप्रेसिव नेचुरल जो गैस है, सीएनजी के केस में और कम क्या हो जाता है, धुआं हो जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया है, ये सब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। जबकि पेट्रोलियम है आपका, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं। जीओसी वाली यूनिट में हमने जो जो भी पढ़ा हुआ है वो रिपीट होने वाला है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। अब ये मान लीजिए कि स्पीड डबल स्पीड हो जाएगी हमारी, इस चैप्टर के बाद तो और डबल स्पीड हो जाएगी क्योंकि वो रिपीट करते जाएंगे हम। अब मैं आता हूँ एल्केन पे। अगर आपके पास कोई जैसे एल्केन हो गया, कोई भी चीज होगा एल्केन, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है हर चीज के बारे में। आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में क्या नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आइसोमेरिन कैसा है, सब हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको बनाने के तरीके। अगला हम पढ़ेंगे क्या, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। अगला हम पढ़ेंगे क्या, यूजेस। ये चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, यही पैटर्न चलेगा। इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो, तो फिर तो यही। चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एल्केन के बारे में। एल्केन के नोमेनक्लेचर तो आपको पहले से पता है, नोमेनक्लेचर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा किस पे, मैं बात करूंगा बेसिकली ये तो लगे रहेगा। हेलो हेलो। हाँ पपड़ना हाँ आवाज नहीं आ रही। ना, अब नहीं छी कैसे करना। मैं कुछ नहीं करना।
हाँ कौन करते में मैं कुछ नहीं करनी कब आ रही तुम पेपर अगस्त में छन अगस्त में फिर हाँ दंडन मुझे क्या बात हाँ हाँ हमें तो क्या नहीं अमित था बोलू पता अमित मैंने क्या बोल हाँ गौरव कर दे प्लान दी हाँ हाँ मैं बोलता हूँ आज गौर क्या खाना तो मैंने भी बोल छो ना अपना आधार कार्ड जोन करना आधार कार्ड ठीक छे एक अन्यथा डॉक्यूमेंट बना दो मुझे आधार कार्ड से हाँ अपना आधार कार्ड भेज दो हाँ ठीक है ओके तुम मैंने सोचा ठीक है बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको हाँ जी सर। ठीक है चलो तो अब हम बात करने वाले हैं एल्केन के बारे में मैं सीधे जा रहा हूं एल्केन्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं एल्केन के इंट्रोडक्शन के पार्ट में तो सबसे पहले आ रहे हैं हम एल्केन पे एल्केन के बारे में एल्केन के बारे में बात ये है कि इनको हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं अभी बताया था मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हुआ एक दूसरी बात इनमें सिंगल बॉन्ड होता है क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है तीसरी बात इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है यहाँ पे n की वैल्यू एक दो तीन एक से लेके इंफिनिटी तक चल सकती है इस तरीके से जो पहला मेंबर बनेगा CH4 दूसरा C2H6 तीसरा C3H8 चौथा C4H10 C5H12 ऐसा बन जाएगा इसमें रूट वर्ड हो जाएगा मैथ नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं और नॉमेनक्लेचर का तरीका क्या है रूट वर्ड के साथ एन लगा दीजिए एथ रूट वर्ड है और इसके साथ एन लगा दीजिए प्रो रूट वर्ड है इसके साथ क्या लगा दीजिए एन लगा दीजिए ब्यूट रूट वर्ड है इसके साथ एन लगा दीजिए पेंट रूट वर्ड है इसके साथ क्या लगा दीजिए एन लगा दीजिए तो पहला मेंबर मैथेन है दूसरा मेंबर एथेन है तीसरा मेंबर प्रोपेन है ब्यूटेन है पेंटेन है नॉमेनक्लेचर आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड है जैसे आपका एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो ये जो कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा तो एंगल कितना होगा यहाँ पे 109 डिग्री 109 डिग्री और 28 मिनट का क्या होगा एंगल होगा और ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी या ज्योमेट्री क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी स्ट्रक्चर से बढ़िया शब्द होता है ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा दो चीज है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में भी क्या है आपका sp3 क्या है हाइब्रिडाइजेशन है अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन और कार्बन एक हो गया अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तब भी क्या है वो sp3 हाइब्रिडाइज है अगर आइसोमेरिज्म की बात करूं इनमें तो इनमें आपका पोजीशन और चेन दोनों आइसोमेरिज्म मिल सकती है इसके बारे में आप जानते हैं मैं सीधे काम की बात पे आ रहा हूं जहां से सवाल आने हैं उस पे पहुंच रहा हूं मैं और वो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने के तरीके बस यहाँ पे हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा स्लो चलूंगा मैं यहाँ पे क्योंकि आज मतलब कंपाउंड का ये पहला दिन है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पहला जो तरीका है फ्रॉम एल्किल हैलाइड फ्रॉम पहले मैं बहुत सिंपल से शुरू करता हूँ एक रिएक्शन से शुरू करता हूँ पहली हो गई आपके पास वुड्स रिएक्शन क्या हो गई है नेम रिएक्शन को अलग से लिखिए वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम जब हम वुड्स रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं दो सेम एल्किल हैलाइड लेते हैं दो सेम एल्किल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेते हैं व्हेन टू सिमिलर एल्किल हैलाइड react with each other in presence of ईथर दो सेम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना देगा आपका RR एल्केन बना देगा प्लस और ट्वाइस ऑफ NaX बना देगा
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्या करूं CH3Cl ले लूं और इसकी प्रेजेंस करूं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से मुझे सेम लेना पड़ेगा CH3Cl और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो स्टेटमेंट क्या है नेम रिएक्शन का कि जब दो सेम एल्किल हैलाइड को when two similar alkyl halide, देखो ये CH3Cl है, दूसरा एल्किल हैलाइड भी आपने क्या लिया है CH3Cl ले रखा है, तो ट्वाइस ऑफ NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ योर NaCl। तो ये रिएक्शन कहलाती है मेरी वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या होती है when two similar, देखो वुर्ज में दो सेम एल्किल हैलाइड आपको लेने हैं, ठीक है, एक होती है वुर्ज रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। दूसरी होती है, पहली होती है मेरे पास वुर्ज रिएक्शन और दूसरी होती है मेरे पास क्या वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज ये लिख दिया होगा आपने, ठीक है जी। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है आपके पास कौन सी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या है आपके पास वुर्ज, पहली हो गई वुर्ज रिएक्शन, दूसरा हो गया है आपके पास क्या वुर्ज फिटिंग। क्या हो गया है वुर्ज फिटिंग, क्या हो गया है वुर्ज फिटिंग। दो रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है वुर्ज फिटिंग। वुर्ज और वुर्ज फिटिंग में क्या अंतर है, वुर्ज में देखो वुर्ज में हमने सेम एल्किल हैलाइड लिए थे, जबकि वुर्ज फिटिंग में हम क्या लेते हैं डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं, डिफरेंट एल्किल हैलाइड और कंडीशन सेम होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, वो इजीली इवोपरेट हो जाता है, इसीलिए ईथर का यूज किया जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो गया है, देखो सही अंतर क्या है, अंतर क्या है, वुर्ज में हम क्या दे रहे थे, अगर मैं CH3Cl ले रहा था तो दो CH3Cl के मॉलिक्यूल ले रहा था, लेकिन वुर्ज फिटिंग में अगर मैंने एक CH3Cl ले लिया है तो दूसरा मैं क्या लूंगा CH3Cl नहीं ले सकता हूँ, अब C2H5Cl ले लिया मैंने, तो ट्वाइस ऑफ क्या निकल गया बाहर NaCl बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, और इसने क्या बना दिया CH3C2H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस और ट्वाइस ऑफ योर NaX हो गया है। इस रिएक्शन को कहता हूं मैं वुर्ज और वुर्ज फिटिंग। वुर्ज और वुर्ज फिटिंग, वुर्ज में सेम एल्किल हैलाइड लेते हैं, जबकि वुर्ज फिटिंग में क्या करते हैं डिफरेंट एल्किल हैलाइड। स्टेटमेंट लिखिए when two different alkyl halide react with each other react with sodium metal in presence of dry ether, they produce alkane. This reaction is said to be Wurtz fitting reaction। मतलब स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे आप दो एल्किल अलग अलग एल्किल हैलाइड लेंगे, तो दो अलग अलग एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा आपका क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये आपका एल्केन बन जाएगा। वुर्ज हो गया, वुर्ज फिटिंग हो गया। अब वुर्ज और वुर्ज फिटिंग के बारे में कुछ बातें मुझे बतानी है। वुर्ज और वुर्ज फिटिंग समझ में आ गया होगा शायद। तीसरी जो वुर्ज और वुर्ज फिटिंग के बारे में जो बातें हैं उनको जरा समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुर्ज और वुर्ज फिटिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। वुर्ज एंड वुर्ज फिटिंग, वुर्ज एंड वुर्ज fitting are used to increase कार्बन चेन। दोनों का इस्तेमाल किसके लिए होता है, कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए। मान लो अगर मैं आपको कहूं आपको मैथेन को किस में बदलना है, एथेन में बदलना है, मैथेन को एथेन में बदलना है, मैथेन को एथेन में। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन। अगर आपको कार्बन की चेन को बढ़ाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुर्ज का भी कर सकते हैं और वुर्ज फिटिंग का कर सकते हैं। वुर्ज का इस्तेमाल हम बेसिकली तब करते हैं जब, देखो एक और पॉइंट, वुर्ज का इस्तेमाल हम बेसिकली तब करते हैं जब हमको डबल करनी होती है कार्बन की चेन को। कार्बन की चेन को क्या करना होता है, डबल करना होता है। CH4 से CH4 से मुझे C2H6 देना है, या फिर C2H6 से मैं इनको C4H10 देना है। अब यहाँ पे कार्बन की नंबर क्या हो गई है, डबल करनी है मुझे। तो वुर्ज और वुर्ज फिटिंग का